शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। वालिद साहिब की तबीयत में दियानतदारी थी। उन्होंने हमें भी क़नात की जिंदगी गुजारने की तलकीन की। उन्होंने जमात अव्वल से ही अपने इकलौते बेटे को खुद पढ़ाना शुरू किया। वो इसको तालीम याफ्ता ही नहीं एक नेक इंसान भी देखना चाहते थे। वालिद साहिब की तवज्जो और मेहनत की वजह से एजाज हर जमात में अव्वल आने लगे और मैट्रिक में भी फर्स्ट पोजीशन ली। मैट्रिक के बाद मामू हमारे घर मुबारकबाद देने आए और ख्वाहिश जाहिर की कि एजाज मेरे साथ चले और कारोबार में हाथ बटाए। ये मेहनती लड़का है, मुझे ऐसे ही नौजवान की जरूरत है, लेकिन एजाज ने इनकार कर दिया। इसे पढ़ने का शौक था, वो किसी सूरत मामू जान के साथ नहीं जाना चाहता था। मामू ने अम्मा बाबा को समझाया कि मेडिकल में दाखिला नहीं मिलने का, खामखा पढ़ाई में वक्त ज़ाय करने की बजाय अभी से काम पकड़ ले तो तजुर्बा आएगा और कमाना भी शुरू कर देगा। अब लोगों की गुर्बत जल्द दूर हो जाएगी। मेरे वालिदैन तो मामू के समझाने से राजी हो गए कि वो अपने कारोबार में एजाज को शिराकतदार बनाने का इरादा रखते थे, मगर भाई किसी तौर राजी न हुआ और घर वालों से झगड़कर हैदराबाद चला गया। उसने वहां कॉलेज में चचा जान के जरिए दाखिला ले लिया। चची जरा सख्त मिजाज थी, वो एजाज भाई को घर में नहीं रखना चाहती थीं, लिहाजा चचा ने इसके रहने का हॉस्टल में बंदोबस्त कर दिया। एक माह बाद एजाज को ऑफिस में बुलवाया गया। मैडम ने इससे दरखास्त के बारे में पूछा जो उसने इंटरव्यू के वक्त प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाई थी। एजाज ने इनको बताया कि वो दरखास्त फॉर्म के साथ जमा करवा दी गई थी। मैडम ने कहा, तुम्हारी दरखास्त फॉर्म के साथ फाइल में नहीं है। तब एजाज ने कहा कि वो घर जाकर दरखास्त के बारे पता करेगा, शायद वो घर वाली फाइल में मौजूद हो। एजाज भाई के साथ 8-10 लड़के और भी थे। कुछ ने तो फौरन दरखास्तें लाकर जमा करवा दी और बाकियों ने 2-3 दिन में जमा करवाने का वादा कर लिया। इतवार की ततील पर एजाज घर आ गया। उसने और हम सब घर वालों ने बहुत तलाश किया मगर मतलूबा दरखास्त ना मिल सकी। तब मैडम ने कहा कि किसी बड़े को घर से लाओ। बाबा ऑफिस ड्यूटी के बाइस इसके हमरा नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम अपने चचा को ले जाओ। चचा बीमार थे, वो भी न जा सके। यूं 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैडम ने एक दिन फिर एजाज भाई को ऑफिस बुलाया और खूब डांट डपट की। वो रूहांसे होकर घर आ गए। जब चचा की तबीयत संभली तो उनको लेकर दोबारा मैडम के पास गए। उन्होंने सख्त लहजे में बात की और कहा कि अब इस मामले का फैसला प्रिंसिपल साहिब ही करेंगे कि तुम इस कॉलेज में रह सकते हो या नहीं। चचा जान प्रिंसिपल से मिले मगर वहां भी मायूसी हुई। उन्होंने भाई का एडमिशन ही कैंसिल करने का इरादा जाहिर कर दिया। चचा जान ने भी इसी कॉलेज से पढ़ा था, वो अपने पुराने प्रोफेसर के पास गए। उन्होंने कहा कि एजाज को कॉलेज में छोड़ जाओ, मैं खुद प्रिंसिपल से बात करूंगा। चचा एजाज को हॉस्टल तो छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे भाई के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो बीमार हो गया और इतवार की ततील पर भी घर न आया। उन्हीं दिनों मामू हमारे घर आए। अम्मा ने इनको अपनी परेशानी से आगाह किया। वो बोले, ये अच्छा हुआ एजाज आए तो इसको कहना कि जो बड़ों का कहना नहीं मानते उनका यही हाल होता है। अगले दिन एजाज ने इंतजार किया। जब साबिका प्रोफेसर हॉस्टल ना आए तो घबराकर उसने खुद ही अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया और किताबें वगैरह उठाकर घर आ गया। वो इस रोज बहुत अफसुर्दा था। उसने वालिद साहिब को बताया कि कॉलेज वालों ने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया है। वालिद साहिब ने कहा, तुमने बड़ी जल्दी की, तुम्हारी दरखास्त फाइल में रह गई थी, वो कागजात में कहीं ऊपर नीचे हो गई होगी। तुमको प्रोफेसर साहब और चचा का इंतजार करना चाहिए था, या फिर तुम दोबारा जाकर चचा से मिल लेते। तुमको खुद से अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवाना चाहिए था, कोई ना कोई सूरत निकल ही आती। वालिद साहिब की बातें सुनकर भाई फिर पछताने लगा कि ये मैंने क्या किया। मामू को पता चला कि एजाज आया है तो वो फिर आ गए। कहा कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे काम में हाथ बटा। एजाज ने फिर इनकार कर दिया। इसको तालीम के जुनून ने अंधा कर रखा था। हमारी फुप्पो सांघड़ में रहती थी, वो सांघड़ चला गया और जाकर फुप्पो को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करूंगी। यूं आसरा मिलते ही भाई ने वहां गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में इन दिनों पढ़ाई का माहौल ऐसा मुयस्सर न था। भाई ने मजबूरन ट्यूशन पढ़नी शुरू कर दी। इस कदर दिल लगाकर पढ़ा कि उनका शुमार अच्छे तालिब इल्मों में होने लगा। हर टेस्ट में मेरे भाई की पोजीशन आने लगी। प्रोफेसर्स जो मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ाते थे,
इन सब ने एजाज को जिला का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट करार दे दिया। इनमें से एक ने भाई से कहा, एजाज तुम्हें केमिस्ट्री पर खास तवज्जो देनी चाहिए, लिहाजा जिस दिन केमिस्ट्री का पर्चा हो तुम जरूर मेरे पास आना। यूं ही एक दिन जब वो फिजिक्स की ट्यूशन पर अपने साथियों के साथ गया तो सर ने इसको ट्यूशन के बाद रोक लिया। जब दूसरे लड़के चले गए सर ने इससे तन्हाई में बात की, एजाज तुम्हारे वालिद साहिब क्या काम करते हैं और कौन तुमको सपोर्ट करता है? उन्होंने फिर फूफा के कारोबार वगैरह का पूछा, यूं तमाम शजरा पूछ डाला। इसके बाद सर ने एजाज को दबे लफ्जों पेपर्स हल करवाने की ऑफर दी। भाई ने कहा कि सोच कर जवाब दूंगा। भाई ने घर आकर वालिद साहिब से मशवरा किया, उन्होंने सख्ती से रोका। तभी एजाज ने प्रोफेसर साहिब को मना कर दिया और कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उस्ताद साहिब खामोश हो गए। इम्तिहान सर पर आ पहुंचे। एजाज भैया ने दिन रात एक करके खूब तैयारी की थी और इम्तिहान को तकरीबन 5 माह गुजर गए होंगे। भाई इन दिनों घर आया हुआ था और रिजल्ट भी आने वाला था। एक दिन बाबा ने भाई को सोते में उठाया और कहा कि अपना रोल नंबर बताओ, तुम्हारा नतीजा आ गया है। अपना नंबर बताने पर मालूम हुआ कि इस पर तो कॉपी केस हुआ है। भाई सोच में पड़ गया कि यह सब कुछ कैसे हो गया। उसने फौर सामान उठाया और कॉलेज चले गए। कॉलेज से पता चला कि उन पर कॉपी केस नहीं हुआ। भैया ने पूरी लिस्ट हासिल की। जिन लड़कों पर कॉपी केस हुआ था इनमें एजाज का नाम नहीं था। अब वो परेशान थे, क्या करूं, किधर जाऊं, किससे मदद के लिए कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मामू का असर और रसूख था मगर वो कभी तालीम के मामले में भाई से मुखलिस नहीं थे। उन्होंने इस मामले में कभी भाई की मदद की ही नहीं थी। अलबत्ता हमारे फूफा के भाई नवीद ने कहा कि मैं तुम्हारा मसला हल करा दूंगा, तुम फिक्र मत करो, हाँ मगर कुछ न कुछ खर्चे का इंतजाम करो। एक तो भाई की उम्र कम थी, ऊपर से किसी का कोई भरोसा भी नहीं था। घर का दूसरा कोई फर्द उनके हमरा नहीं था। वो नवीद की बात पर यकीन कर बैठा और उनकी शर्त के मुताबिक अम्मा की 2 सोने की चूड़ियां फरोख्त करके रुपए इसको थमा दिए। इस बात से बाबा को भी लाइल्म रखा। नवीद ने वदा किया था कि 1-2 हफ्तों में ये मसला हल हो जाएगा। भाई अब रोज नवीद के घर जाता मगर नाउम्मीदी और मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना होता। चक्कर लगाते 2 माह गुजर गए और कुछ ना बना। इन दिनों मेरा भाई कौन से अजाबों से गुजरा मैं बयान नहीं कर सकती। सारा दिन सोते रहना, पढ़ना और न लिखना, तन्हाई में अपने आप से बातें करना। अब पढ़ाई में दिन ब दिन उनका मयार गिरता जा रहा था। उस्ताद पूछते, एजाज तुम्हें क्या हो गया है? वो कुछ ना बता पाता। इंटर के इम्तिहानों की तारीख आ गई मगर एजाज ने फॉर्म नहीं भरे क्योंकि पहले इम्तिहानों का फैसला हो तो आगे फॉर्म भरे। एक दोस्त ने कहा, कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे, आओ हम खुद बोर्ड चलते हैं। एजाज को बोर्ड ऑफिस जाने से डर लगता था कि पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करें। मुतालिका ब्रांच से पता चला कि उसके कॉपी केस का खत कॉलेज भिजवा दिया गया है। कॉलेज आकर पता चला कि खत यहां पहुंचा ही नहीं। उसने कुछ दिन इंतजार किया मगर खत ना आया। दोबारा बोर्ड का रुख किया, उन्होंने फिर वही जवाब दिया। वो कॉलेज वापस आया तो फिर मायूसी हुई। चंद दिनों बाद कॉलेज से एक खत मिला जिसमें हाजिरी की तारीख 5 दर्ज थी जबकि खत 13 को मौसूल हुआ। गोया कि जिस तारीख को पेश होना था वो कब की गुजर चुकी थी। खत लेकर वो बेचारा फिर से बोर्ड गया। क्लर्क से फरियाद की कि तुमने मुझे इतनी ताखीर से क्यों खत भेजा है। वो उल्टा गिले पड़ गया। प्रिंसिपल साहिब को बताया। उन्होंने कहा, बेटा इंतजार करो और जो बोर्ड तुम्हारे बारे फैसला करे इसको कबूल कर लो। वो अगले दिन फिर बोर्ड गया तो मालूम हुआ कमेटी ने एक पेपर कैंसिल कर दिया है और वो भी सबसे मजबूत जो उसका सब्जेक्ट था यानी बायोलॉजी का। भाई दुख से निढाल था लेकिन तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लिया। फॉर्म की तारीख मिली और भाई ने फॉर्म जमा करवा दिए। अब इम्तिहान में सिर्फ 3 दिन थे मगर स्लिप ना आई। कॉलेज वालों ने कहा, तुम बोर्ड से पता करो। बोर्ड जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फॉर्म ही बोर्ड में नहीं पहुंचे। कॉलेज से वो लिस्ट ली जिनके फॉर्म बोर्ड भिजवाए गए थे मगर ये भी कारआमद साबित न हुआ। एजाज डायरेक्टर साहिब से भी मिला, फिर बोर्ड में बैठे मुख्तलिफ लोगों से मिला कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई तो एहसास करेगा मगर किसी ने मदद ना की। मायूस होकर मेरा भाई अपने एक दोस्त के पास गया। इसकी कोशिशों से इसे नए फॉर्म मिले। फिर बोर्ड जाकर खुद फॉर्म जमा करवाए। 600 रुपए फालतू दिए और दस्ती स्लिप लेकर आया। अगले दिन इम्तिहान था।
वो इम्तिहान तो क्लियर कर गया मगर सिगरेट में फिर उसको तालीम और तालीम देने वालों से ही नफरत हो गई। एजाज कॉलेज से फारिग होकर घर आया। फिर किसी ने इसको उन हाथों के बारे बताया जिन्होंने इसको इतना रुलाया था। पता चला कि वो वही प्रोफेसर थे। उन्होंने ये सब कुछ पैसे देकर काम न करवाने की वजह से किया और चंद रुपयों की खातिर मेरे भाई का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। यूं मेरा प्यारा होनहार भाई, मेरे बाप के घर का उजाला, उनका इकलौता चिराग गिल हो गया। एजाज ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली और उसे कोई डॉक्टर ना बचा सका। मैं ये पूछती हूं क्या ये उनको जेब देता है जो मुकद्दस दरसगाहों में बैठे हुए हैं? इन दरिंदा सिफत लोगों से कौन हिसाब लेगा जो इल्म के सौदागर हैं और इल्म को बिकाऊ जिन्स समझते हैं? क्या हम जैसे मुतवस्सित तबके के पिसे हुए लोग जो शराफत के मारे हैं मुआशरे के ऐसे लोगों से हिसाब ले सकते हैं जो हर अमले में मौजूद हैं? हम किस किस से लड़ सकते हैं? हमारे जख्मों से खून रिश्ता है, जेबें खाली हैं, सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया है मगर रिश्वत का बाजार गर्म है। क्या ईमानदार होना जुर्म है? क्या ईमानदारी का यही इनाम है? नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।